हेलो नमस्कार जय हिंद एंड वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। आज के हमारे सर्वाधार सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। सो दिस इज वीक 3 ऑफ अप्रैल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी बेस्ड लास्ट वीक में जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स थे एंड उस पे बेस्ड एमसीक्यूज। तो मेरा नाम है पीयूष एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ये सारे अलग अलग सोर्सेज हम कोशिश करते हैं कि इनसे इंटीग्रेट करके हम आर्टिकल्स डिस्कस कर पाएं जो कि रेलेवेंट है आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेनली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। जो सर्वाधार सीरीज है वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक एक सीरीज है। चलिए तो पहला देखिए जो हमारा आर्टिकल है दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEEC। तो इसके ऊपर जो आर्टिकल था ये था कि इटली के साथ पर्टिकुलरली अभी डॉक्टर जयशंकर की मीटिंग हुई है इटली के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ और वहां पे इस कोलैबोरेशन को इटली के साथ और आगे बढ़ाने की जो है बात की गई है। तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो यही है कि इंडिया एंड इटली दे हैव अग्रीड टू टेक फॉरवर्ड द IMEEC इनिशिएटिव, राइट। सो ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिले हमें इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदू में भी, राइट। अच्छा चलो इसके बाद पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं फिर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड एक करंट अफेयर्स, इसके ऊपर बेस्ड एक MCQ। सो पहले एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए एम करता है बिटवीन इंडिया मिडल ईस्ट एंड यूरोप। तो आप कह सकते हो कि जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड या फिर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, उसका एक तरीके से आप कह सकते हो कि दिस इज अ काउंटर or not a counter but this is an alternative, right? So typically launched through an MOU signed between India, the European Union, France, Germany, Italy, Saudi, UAE and the United States during the G20 summit, right, which was held in 2023 in New Delhi. So it is a part of a broader, you can say, global partnership for infrastructure investment and initially announced at the G7 summit in 2021 in the United Kingdom, जिसको आप बोल सकते हो कि फर्दर ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो 2023 वाला G20 का समिट था उसमें आगे काम किया गया। सो वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्ट्रेटेजिक काउंटर, जो मैं आप लोगों को बात कह रहा था, टू द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देखो सिंपल सा फंडा है कि ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, है ना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग जो है अपने खुद के स्ट्रेटेजिक एसेट्स अगर बिल्ड करते हैं तो दैट डेफिनेटली पेज यू ऑफ। कि चाइना ने तो चीन ने तो अपने अपने अकॉर्डिंगली अपनी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए चीन काम कर रहा है, लेकिन यू ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव्स टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है। चलिए देन फर्दर इट विल कंप्राइज टू मेन कॉरिडोर्स जो इसके अंदर है। पहला जो है दैट इज ईस्टर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया टू द गल्फ रीजन एंड सेकंड इज द नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग गल्फ टू यूरोप। सो इंडिया टू गल्फ एंड गल्फ टू यूरोप, ईस्टर्न एंड द नॉर्दर्न कॉरिडोर। तो अभी जो रिसेंटली हाल ही वाली मीटिंग हुई है बिटवीन डॉक्टर जयशंकर एंड द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उसमें क्या बात किया गया है कि वी हैव अग्रीड टू डीपन द कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एरियाज। कौन कौन से क्रिटिकल एरियाज? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, हाई एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइंटिफिक रिसर्च एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। तो इन सब में हमने कोऑपरेशन जो है अपनी इंक्रीज करने की अभी बात की है इटली के साथ, राइट। सो दैट वाज द वेरी बेसिक्स ऑफ इट। चलिए नाउ लेट्स टेक अ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दिस। हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ आपके सामने इस MCQ में 4 स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEEC एंड आपको ये टाइपोलॉजी जो है हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट। हाँ जी बच्चे, चलिए शाबाश। सो आप या तो वीडियो पॉज कर सकते हैं या साथ साथ भी बता सकते हैं, बट प्लीज मेक श्योर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जो है एक बार डेफिनेटली बताएं हमें। ऑलराइट, देखो पहला स्टेटमेंट कि IMEEC इज अ स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट अंडर द G7 पार्टनरशिप लेड फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव एम्ड एट काउंटर बैलेंसिंग चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक लग रही है स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड, द कॉरिडोर इज स्टूड इन 2 रूट्स, ये इसको करेक्ट कर देते हैं, इन 2 रूट्स, ईस्टर्न कॉरिडोर लिंकिंग इंडिया टू यूरोप एंड नॉर्दर्न कनेक्टिंग इंडिया टू मिडिल ईस्ट। ये एक्चुअली गलत है, इसमें नेमिंग जो है हमने इंटरचेंज कर रखा है, द नेम्स हैव बीन इंटरचेंज्ड, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। देन थर्ड, अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इट एक्सप्लिसिटली encompasses cooperation in high end technology, AI, digital infrastructure. Yes, that is also true. And in India and Italy both are signatories to this MOU, have formalized a joint working group to monitor its implementation and explore energy partnerships. Yes, that is also correct. So 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन C। ठीक है बच्चे, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। चलिए ग्रेट, तो हमने देख लिया यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत थी, हमारी नेमिंग रिवर्स थी, बाकी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो है वो सारे करेक्ट थे, राइट।
सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट, पहला आर्टिकल। चलिए, आई होप ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज रिगार्डिंग द रेपो रेट कट। तो अब देखो कंटेक्स्ट जो है वो क्या है बेसिकली, कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अनाउंस किया, आरबीआई गवर्नर ने अनाउंस किया कि रेपो रेट जो है उसको 25 बेसिस पॉइंट से और फर्दर रिड्यूस किया गया है, एंड दिस वुड रिफ्लेक्ट इन फर्दर रिलीफ फ्रॉम हायर ईएमआई। सो दैट इज व्हाट इट इज दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट। ठीक है, फर्दर देखते हैं इसके अंदर। तो ये आपको आर्टिकल्स देखने को मिले, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स का ईटी का ये आर्टिकल है ना, कि आरबीआई ने फर्दर रेट कट्स जो हैं अनाउंस किए। तो देखते हैं एक बार एलएएफ के अंडर हम पढ़ते हैं इसको, जिसको हम बोल देते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। और इसके तहत हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास एक तो होता है रेपो रेट और एक को हम बोल देते हैं रिवर्स रेपो रेट, है ना। ये दो मेन हमारे पास टूल्स होते हैं, रेपो एंड रिवर्स रेपो। चलिए, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रेपो रेट कट जो कंटेक्स्ट है कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट किया। 25 बेसिस पॉइंट का सिंपल मतलब होता है 0.25 परसेंटेज पॉइंट से, राइट, एंड 6% पे ले आए एज अ वेलकम एंड टाइमली मूव फॉर द इंडियन इकोनॉमी। ग्रोथ को इंप्रूव करेगा, कैसे करेगा अभी देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। So at a time when global headwinds and tariff concerns loom large, और साथ साथ accommodative stance by the MPC ये सर्व करेगा as a much needed catalyst to revive consumption and investment cycles। देखो, रेपो रेट को घटाने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपके लिए ब्याज दर जो है आरबीआई ने कम कर दी। अगर ब्याज दर कम कर दी तो लोन लेना सस्ता हो गया, मतलब हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो चीप हो गई, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो नीचे आ गई। अगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आ गई तो मार्केट में लोग जो लोन ले रहे हैं वो उनको सस्ता पड़ रहा है, तो वो ज्यादा लोन लेने में इंटरेस्टेड होंगे, विच मीन्स इन्वेस्टमेंट साइकिल्स जो हैं, इन्वेस्टमेंट पैसा जो है वो उसका प्रचलन बाजार में बढ़ेगा, मनी की सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, लोग इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो वो हो सकता है नई इन्वेस्टमेंट प्लान करते हुए नई जॉब्स भी क्रिएट करेंगे, राइट। तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को, यानी कि आप कह सकते हो कि वो एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, जिससे हमें देखने को मिलेगा कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चे, चलो फर्दर टॉकिंग अबाउट रेपो। तो रेपो है क्या, अगर हम एक बार इसका स्टैटिक डेफिनेशनल पार्ट देखें तो इसको हम बोलते हैं ये वो वाला ब्याज दर है, वो वाला इंटरेस्ट रेट है जो कि आरबीआई चार्ज करता है। अगर मान लो मैं एक कमर्शियल बैंक हूं, मैं आरबीआई से पैसा उठाने गया, तो आरबीआई मुझसे जो ब्याज दर ले रहा है उसको मैं बोल रहा हूं रेपो रेट, कि मैंने आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उठाया और मैंने बदले में जो ब्याज रेट, ब्याज मतलब ब्याज दर, जो इंटरेस्ट रेट पे किया उसको बोल रहे हैं रेपो रेट। और ये शॉर्ट टर्म के लिए है, हाँ, लेकिन साथ में मुझे कोलैटरल भी पे करना पड़ेगा। कोलैटरल क्या होता है, मुझे समझ लो कि 1000 रुपए अगर मैंने उठाए, हाइपोथेटिकली एग्जांपल के लिए 1000 रुपए मैंने आरबीआई से उठाए, तो मुझे 1000 रुपए वर्थ जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बतौर कोलैटरल, बतौर कह लो गिरवी रखनी पड़ेगी आरबीआई के पास। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम, रेपो क्या है, इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्टिंग एज कोलैटरल। सो रेपो को बोला जाता है कि इट एक्ट्स एज द प्राइमरी टूल फॉर रिजर्व बैंक टू रेगुलेट लिक्विडिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लुएंस ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कैसे, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा के और घटा के। अगर आरबीआई को लगता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रखी है तो थोड़ा लिक्विडिटी कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। और अगर कन्वर्सली आरबीआई को लगता है कि लिक्विडिटी बढ़ाने की जरूरत है, मार्केट में ग्रोथ जो है वो कम चल रही है, तो फिर रेपो रेट को कम करेगा ताकि मार्केट में पैसा थोड़ा ज्यादा जाए, पैसे का प्रचलन थोड़ा बढ़े। ब्याज दर कम हो गया ना, लोन लेना अगर सस्ता हो गया तो लोग थोड़ा ज्यादा लोन लेने में इंटरेस्टेड होंगे, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ पिक करेगा। ठीक है, ऑल राइट, देन बाय एडजस्टिंग, इसी बात को लिख रखा है, बाय एडजस्टिंग रेपो रेट आरबीआई कैन आइदर एनकरेज बैंक्स टू बोरो मोर बाय लोअरिंग द रेट और डिस्करेज बोरोइंग बाय रेजिंग द रेट, दस इन्फ्लुएंसिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है बच्चे, चलो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। देन फर्दर आप कह सकते हैं कि लोअरिंग बोरोइंग कॉस्ट्स, है ना, कि कमर्शियल बैंक को इससे फायदा होता है, इनेबलिंग देम टू ऑफर लोन्स एट मोर कंपेटिटिव या फिर लेसर या रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स। देन फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उस पर भी फर्क पड़ता है कि एफडी के रेट्स भी कम हो जाएंगे एज द कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्रीजेस, which would mean that new FDs will offer lower returns while existing FDs remain unaffected until they are matured, है ना। तो आगे उतना ब्याज ऑब्वियसली आरबीआई कमर्शियल बैंक जो है फिर ऑफर नहीं करेगा। देन एनहांस्ड क्रेडिट फ्लो, ये तो हमने बात करी थी। एंड लास्टली बूस्ट टू रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, के अगर अफोर्डेबल हो जाता है फाइनेंसिंग ऑप्शंस
तो इन सेक्टर्स में भी हमें हाइटेंड एक्टिविटी देखने को मिलती है। प्लस सपोर्ट अमिड ग्लोबल चैलेंजेस, कैसे कि ये स्टांस जो है हमारी इकोनॉमी को बोल्स्टर करेगा अगेंस्ट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, जैसे इंक्रीज यूएस टैरिफ्स इम्पैक्टिंग दी एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स अगर थोड़े कम होते हैं तो ऑब्वियसली जीडीपी भी हमारा थोड़ा नीचे हो जाएगा उससे। तो यहाँ पे ये एक कह सकते हो कि इट कम्स एज अ रिलीफ, राइट। चलिए प्रैक्टिस एमसीक्यू देखते हैं इसके ऊपर। हाँ जी बच्चे, सो वी हैव 4 स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इंप्लीकेशंस एंड मैकेनिज्म्स ऑफ आरबीआईज रेपो रेट पॉलिसी। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला, अ रिडक्शन इन रेपो लीड्स टू एन इमीडिएट राइज इन फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स एज बैंक्स स्ट्राइव टू अट्रैक्ट मोर सेविंग्स टू मीट इंक्रीज क्रेडिट डिमांड। अच्छा, रिडक्शन इन रेपो, अगर रेपो रिड्यूस हुआ तो एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा नहीं, एक्चुअली घटेगा, तो ये हो गया गलत, ठीक है। सेकंड, रेपो रेट एडजस्टमेंट्स इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड, यस, अफेक्टिंग बोरिंग कॉस्ट, क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी, यस, ठीक बात है। चलो साथ साथ करो आप लोग भी मेरे इन क्वेश्चंस को। थर्ड, अकोमोडेटिव स्टैंस जो है कपल्ड विद रेपो रेट कट एम्स टू बैलेंस डोमेस्टिक इन्फ्लेशन मैनेजमेंट विद एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी सच एज ट्रेड शॉक्स, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। फोर्थ, रियल एस्टेट एंड इंफ्रा सेक्टर्स टिपिकली इंसुलेटेड फ्रॉम रेपो, नो दे आर नॉट इंसुलेटेड, ये बोलना गलत हो जाएगा, तो चौथा गलत हो जाएगा। तो सवाल ने पूछा था इनकरेक्ट, आंसर बन जाएगा ओनली 2, आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी के 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई है बात। तो फर्स्ट वाज इनकरेक्ट एंड फोर्थ वाज इनकरेक्ट, ठीक है बच्चे। चलिए ग्रेट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ जी, दिस इज नाउ रिगार्डिंग द केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। केवीआईसी ये क्यों न्यूज में था एक्चुअली, क्योंकि एक काफी अच्छा बोल सकते हो अचीवमेंट, एक माइलस्टोन हासिल किया है केवीआईसी ने, क्या करते हुए कि इनका टर्नओवर जो है दैट हैज टच्ड the historic 1.7 lakh crore during the 2024-25 financial year, कि 1.7 लाख करोड़ जो है ये मार्क जो है इट इज अ माइलस्टोन जो केवीआईसी ने अचीव किया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर आर्टिकल आया हुआ था, ठीक है। सो केवीआईसी पैनल अचीव्स 1.7 लाख करोड़ टर्नओवर, ठीक है जी। एंड said the chairman said that this unprecedented growth has also been observed in the production of khadi clothes in the past 11 years. So एक अच्छी बात है, हमारे डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करता है और इनकम फ्लोज बढ़ाता है, जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ाता है ये, राइट। चलिए, सो लेट्स टेक अ लुक एट द बेसिक्स। सो इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, अगर केवीआईसी की बात की जाए तो ये एक संवैधानिक संस्था है, सॉरी संवैधानिक नहीं, वैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है बाय अंडर द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। तो एक कानून पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बनाई गई है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सो इन 1957 इट टुक ओवर द वर्क ऑफ फॉर्मर ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, जिसके बाद ये बन गया कमीशन, ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री है एमएसएमई मिनिस्ट्री, एंड इसके फंक्शंस मेनली क्या है, प्लानिंग, प्रमोशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड अदर विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। तो ये आप कह सकते हो इसके मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। Then further talking about the main objectives of KVIC, so social objectives, economic and other wider objectives, providing employment in rural areas, providing sellable articles, of course, and creating self-reliance amongst the people, mainly in the rural areas के ग्रामीण क्षेत्रों के, ठीक है। चलो, एंड बिल्डिंग अप अ स्ट्रॉन्ग रूरल कम्युनिटी स्पिरिट। तो देखो बार बार यहाँ वर्ड कौन सा एम्फेसाइज किया जा रहा है, रूरल, तो मेनली रूरल एरियाज को ध्यान में रखते हुए जो है केवीआईसी काम करता है, ठीक है बच्चे। ऑलराइट, देन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 1.94 करोड़ पीपल। देखो ये कितना मेजर फैक्ट है हमारे लिए, यहाँ पे यूपीएससी इस पे पूछ सकता है शायद सवाल, ये आपके काम आ सकता है, फैक्ट मेंस में भी काम आ सकता है कि 1.94 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट केवीआईसी प्रोवाइड करता है, विच इज नॉट अ स्मॉल नंबर। एंड हमें पता है हमारा जो डेमोग्राफी है वो यंग है, we need in bodies, we need organizations जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके हमें दें, राइट। देन अगर एक स्पेसिफिक हेड की बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट, तो यहाँ पे भी देखो इसी आर्टिकल के अंदर बड़े अच्छे फैक्ट्स देखने को मिले थे मुझे कि इन द लास्ट 10 years out of 7,43,904 people who have been trained through 18 departmental and 17 non-departmental training centers of the Khadi and Village Industries Commission, इसमें से देखिए 4,27,000 यानी कि more than 50%. This number is actually really good, See, it is greater than 50% are women.
कि 50 से अधिक मेजोरिटी जो इसमें है वो महिलाएं हैं जिनको ट्रेनिंग दिया गया बाय द KVIC। ठीक है बच्चे, आई होप ये समझ में आ गया। चलो देन अपार्ट फ्रॉम दिस 80% ऑफ दीज 5 लाख खादी आर्टिसंस आर ऑल्सो वुमेन। तो सेकेंड आप कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू जेंडर empowerment KVIC का contribution. Then in the past 11 years the wages of khadi artisans has increased by 275%, while in the past 3 years it has been increased by 100%. तो आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की, हम बात करें इनकम की, तो सब में KVIC अच्छा योगदान दे रहा है। ठीक है बच्चे, चलो सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा हिल गया इसमें, बट आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं पढ़ देता हूँ उसको, देखो क्या लिखा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द KVIC। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और पूछा क्या है कि इसमें से करेक्ट कितनी है। चलो एक एक करके रीड करते हैं और कोशिश करो साथ साथ ही कमेंट बॉक्स में आंसर भी मार्क करो आप लोग। फर्स्ट, KVIC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सेकंड, इट अब्सॉर्ब द फंक्शन ऑफ द ऑल इंडिया खादी विलेज Industries Board in 1957. Third, it promotes rural self-reliance through programs like Sfurti and Honey Mission. And fourth, main objectives include providing urban employment and export facilitation for khadi products. तो आपको ये जो टाइपोलॉजी दिख रहा है यहाँ पे, ये हाउ मैनी वाला ही है, एंड आपको बताना है कितने इसमें से जो है वो करेक्ट है। हाँ जी, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या आप साथ साथ बताना चाहें तो आप साथ साथ भी बता सकते हैं। हाँ जी बच्चे, चलो देखो पहला स्टेटमेंट जो है विच सेज KVIC इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ ये बात तो ठीक है, हम देख के आए कि जो KVIC एक्ट है उसके अनुसार क्रिएट हुआ था, तो स्टैट्यूटरी बॉडी तो है। लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि MORD इसका नोडल मंत्रालय या नोडल मिनिस्ट्री नहीं है। जो हम बोल रहे थे कि नोडल मिनिस्ट्री है, कौन सा है नोडल मिनिस्ट्री? है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाला, द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम कर देंगे इसलिए इनकरेक्ट, गलत। सेकंड, अब्सॉर्ब द फंक्शंस ऑफ ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। हाँ जी ये बात ठीक है। थर्ड, प्रमोट्स रूरल सेल्फ रिलायंस, बिल्कुल, थ्रू प्रोग्राम्स लाइक स्फूर्ति, हनी मिशन, बी कीपिंग, ये सारे चला रहा है KVIC प्रोग्राम्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फोर्थ, मेन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग अर्बन एम्प्लॉयमेंट, देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मेनली रूरल एरियाज वाला इसका काम है, तो ये चौथा हो जाएगा गलत। तो अब आंसर क्या होगा? करेक्ट पूछा ना, तो दो करेक्ट है, दूसरा और तीसरा है ना, तो आंसर बन जाएगा ओनली बी। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी के सिर्फ दो स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, तो पहला हमने देख लिया था क्यों इनकरेक्ट था, क्योंकि देखो यहाँ पे KVIC फंक्शन करता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, हाँ, ऑल्दो वहां पे इतनी बात ठीक थी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट इज वेरी मच अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, KVIC एक्ट के तहत क्रिएट किया गया, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट नोडल मिनिस्ट्री हमने देख लिया था कि MSME वाली है और रूरल डेवलपमेंट नहीं है, जो स्टेटमेंट 1 ने बोला था, जिसकी वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो गई। ठीक है, second, KVIC took over all these functions, yes, in 1957, correct, and KVIC runs schemes like Sfurti, Honey Mission to promote self reliance in the rural areas, absolutely correct, and last fourth जो है वो गलत था, focus is on rural employment and self reliance and not urban employment or exports। ठीक है बच्चे, I hope this is understood now। चलिए, great। So these were the articles from the past week, I hope you liked them, and that is all for आज का जो हमारा ये था सर्वाधार सीरीज का इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन आंसर एंड आर्टिकल्स वाला वीडियो। ठीक है, तो जरूर सेशन को आपने क्या करना चाहते हैं तो लाइक जरूर कर देना है एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, प्लस यू कैन स्कैन दिस QR, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ये QR स्कैन कर सकते हैं एंड यू विल गेट यू लैंड अप एट द टेलीग्राम चैनल सिविल स्टैप IAS। यहाँ से आपको जो है वीडियो का जो इसका PDF है वो यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, सो आई टेक योर लीव, दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच एंड डू चेक आउट अवर अदर इनिशिएटिव्स जो हम चला रहे हैं। हम हर संडे जो है आप लोगों के लिए पूरे पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर जो है उसको रिवाइज करवा रहे हैं MCQ फॉर्मेट में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट में, जो एक हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं। जो UPSC का आपका प्रीलिम्स का पेपर है 25 मई का, उसमें पूछे जा सकते हैं, देयर कैन बी क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। प्लस इसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे पे ऑलरेडी 4 चैप्टर्स के वीडियो जो है पोस्ट हो चुके हैं, आई एम कवरिंग दैट माई सेल्फ। जो इकोनॉमिक सर्वे है भारत सरकार का, उस पे 13 चैप्टर जो है सभी के ऊपर MCQ जो हम डिस्कस करें, ताकि वहां से भी अगर कोई कवरेज है, देखो हर साल जो है 6 से 8 सवाल इकोनॉमिक सर्वे
से रिलेट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसको भी आप लोग जो है सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहां पे आपको सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, उसके पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली लास्ट जो है, हम एवरी सैटरडे वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इन मॉक टेस्ट में सारे फैकल्टीज सिविल स्टाफ आईएएस के जितने भी हमारे फैकल्टीज हैं, सब लोग जो हैं अपने अपने एरियाज के क्वेश्चन जो हैं, यूपीएससी सिमुलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इट्स अ फुल मॉक, जीएस पेपर 1 के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए। जीएस पेपर 1 जो आपका सामान्य ज्ञान, जीएस पेपर 1 वाला पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, और उसमें साथ में और जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे उसमें ऐड होते हैं। 100 क्वेश्चन है उसमें, और ये लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पे ही डिस्कस होता है। ठीक है। और जीएस पेपर 2 जो है आपका सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट को हल्के में नहीं लेना है ना। ट्रिकी हो रहा है, चाहे यूपीएससी की बात करें या स्टेट कमीशन की बात करें, तो हर साल जो सीसैट का लेवल है वो हमें देखने को मिलता है कि वो डिफिकल्ट हो रहा है। तो सीसैट को भी प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग फ्री फुल मॉक जो है कंडक्ट कर रहे हैं। 3 मॉक्स ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं। इस शनिवार जो है आपका 4th फ्री फुल मॉक जो है, चौथा फ्री फुल मॉक हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है। तो जुड़िए हमारे साथ, सुबह 8:15 बजे वो मॉक शुरू हो जाता है, एंड आई होप टू सी यू लाइव देयर। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।